हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्माइल। आज हम लोग पढ़ने वाले बीए सेमेस्टर फॉर एमएससी हिंदी का यूनिट 1 मांझी ना बचा बंसी। चलिए हम लोग कवि परिचय की तरफ चलते हैं। इस कविता के रचयिता है केदारनाथ अग्रवाल, कवि है। उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई थी। हालांकि यहाँ पर कवि के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हम इसके लिए पर्सनली एक वीडियो बना देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए हमने कुछ ही बातें यहाँ पर व्यक्त की है। धारा है प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभ है। विशेषता इन्हें केन का कवि भी कहा जाता है। इनकी कविताओं में प्रकृति, प्रेम और शोषित वर्ग यानी मजदूर या किसान के प्रति गहरी सहानुभूति मिलती है। ये अपनी जितनी भी रचनाएं है उसमें सामाजिक सिचुएशन, सामाजिक परिस्थितियों को ज्यादा दर्शाने की कोशिश करते हैं, प्रकृति के बारे में ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी योग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं। दृष्टिकोण में देखा जाए तो केदारनाथ जी की कविताएं जटिल नहीं बल्कि सहज और जनमानस की भाषा में होती है। मीन्स कह सकते हैं कि ऐसी भाषा जिसको हम लोग आसानी से समझ जाए और परिचित हो जाए, यानी हमारी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सामाजिक तौर पर। चलिए कवि, ये आपकी कविता है मांझी न बजाओ बंसी, केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखित है। चलिए कविता पहले पढ़ लेते हैं। मांझी न बजाओ बंसी, मेरा मन डोलता जैसे जल डोलता, जल का जहाज जैसे पल पल डोलता। मांझी न बजाओ बंसी, मेरा प्रण टूटता जैसे तृण टूटता, तृण का निवास जैसे बदमन टूटता। मांझी न बजाओ बंसी, मेरा तन झूमता है तेरा तन झूमता, मेरा तन तेरा तन एक बन झूमता। चलिए कविता हमने पढ़ ली, अब इसका अर्थ समझते हैं। हमने यहाँ पर सारी कविताओं को तीन पद में डिवाइडेड है, तो तीनों पद को अलग अलग समझाया है। पहला पद को हमने दिया है, पहले पद में कवि बता रहे हैं मन की चंचलता। ये पॉइंट इसीलिए मैंने दिया है ताकि अगर आपको ये पूरा पैराग्राफ याद नहीं याद है तो आप सिर्फ एक लाइन याद रखो और उस पद से रिलेटेड आप कुछ व्याख्या अपने तरीके से कर सको, ठीक है। तो पहले पद में किस चीज की बात की जा रही है? मन की चंचलता की। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि मांझी की बंसी की मधुर तान सुनकर उनका मन स्थिर नहीं रह पा रहा है। मन की तुलना जल के जहाज से की गई है। जैसे पानी की सतह लहरों के कारण हमेशा हिलती रहती है और उस पर तैरता हुआ भारी जहाज भी डोलने लगता है, वैसे ही संगीत के प्रभाव से कवि का गंभीर मन भी डगमगा रहा है। अर्थात कह सकते समझ सकते हैं कि जो बांसुरी बजा रहे हैं, जो मधुर धुन बजा रहे हैं, उनका उस धुन की वजह से हमारा मन यानी कवि का मन विचलित हो जा रहा है। मन की जो स्थिरता होती, एकाग्रता होती, वो विस्तृत हो रही है, वो टूट रही है। चंचलता यानी मन हमारा बेकाबू हो रहा है। कहते हैं, आप लोगों को भी फील किए होंगे कि जब भी कोई म्यूजिक बजता है तो हमारा मन जो है उस म्यूजिक, उस गाना को सुन करके उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, उसी के जैसा हो जाता है। अगर आप सैड सुन रहे हो तो सैड जैसा फीलिंग आने लगती है, अगर आप कोई किसी भी तरह का मेलोडी सुन रहे हो उस तरह का फीलिंग आने लगती है। तो उसी तरह यहाँ पर कवि जो है उस धुन को सुन रहे हैं, वो धुन सुन करके उनका मन विचलित हो रहा है, चंचलता से पूर्ण हो जा रहा है उनका मन। और इसकी तुलना जल और जल के जहाज से की गई। आप देख सकते हैं यहाँ तुलना कितनी अच्छी तरीके से की गई है। जल अर्थात जो कभी स्थिर नहीं होता है, हमेशा हल्का हल्का हिलता डुलता रहता है, विचलित रहता है इधर उधर। और उस पर जो जहाज चल रहा होता है, आप देखे होंगे कि जल का जहाज जो रहता है पानी पर डोलते रहता है। यहाँ पर वही चीज बताया गया कि संगीत का ऐसा प्रभाव हुआ कि उनका मन पूर्ण तरीके से विचलित होने लगा, डगमगा रहा है। निष्कर्ष है, यह पद संगीत और कला की उस शक्ति को दर्शाता है जो मन की आंतरिक स्थिरता को हिला देती है। यानी कि ऐसी कला जो आप, चाहे वो संगीत ही क्यों ना हो, आप उसको देख करके आपका मन बेकाबू हो जाए, उसकी तरफ, उस कला की तरफ लुभावट महसूस करने लगे, तो उस कला की शक्ति को यहाँ दर्शाया गया है। चलिए पहला पद आप समझ गए होंगे। दूसरा पद में बताया गया है संकल्प का टूटना। यहाँ पर कह सकते हैं कि एक जो प्रॉमिस होता है हम लोग करते हैं खुद से, वो टूट रहा है यहाँ पर। तो कवि कहते हैं प्रण का अर्थ है प्रण या संकल्प। कवि ने शायद स्वयं को सांसारिक मोह या भावनाओं से दूर रखने का जो कठोर संकल्प लिया था वह बंसी की आवाज से टूट रहा है। कवि ने क्या किया था? खुद से एक वचन लिया था, खुद से एक प्रॉमिस किया था कि मैं सांसारिक भावनाओं से दूर रहूंगा। लेकिन बंसी की इतनी मधुर धुन से उनका जो संकल्प है, उनका जो प्रॉमिस है, वो डगमगा रहा है, वो टूट रहा है। इस टूटने की तुलना तृण यानी तिनके से की गई है। जैसे सूखा तिनका एक झटके में टूट जाता है, वैसे ही कवि का धैर्य भी कमजोर पड़ गया है। बन अर्थात वन टूटने का अर्थ है कि जब आधार तिनका टूटता है तो उससे जुड़ा पूरा परिवेश या आसियाना भी बिखर जाता है। यहाँ पर आधार हमारा मन होता है, ठीक है। हमारा मन विचलित हो रहा है, हमारा मन टूट रहा है, हमारे मन में जो एकाग्रता थी, स्थिरता थी, या जो हमने स्थिरता बनाई थी अपने मन में, वो क्या हो रही है? टूट रही है। तो जब मन विचलित होगा, आपका पूरा परिवेश विचलित हो जाएगा, आपका पूरा मन ना, पूरा तन आपका विचलित हो जाता है, आप बेकाबू हो जाते हैं। आप अपने मन पर अगर काबू नहीं कर पाते तो आप कोई भी चीज हैंडल नहीं कर पाते। और अंततः यहाँ निष्कर्ष है कि बंसी की धुन को एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में देखा जा सकता है जो पुराने जड़ नियमों और संकल्पों को तोड़ देती है। यानी कि वैसी धुन, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मन और मन की चंचलता और संकल्प के टूटने की बात नहीं हो रही। यहाँ पर इस धुन को एक बड़े ही अच्छे पैमाने पर जोड़ा जा रहा है। मतलब पुराने नियम, जो भी पुराने नियम चल रहे होते, संकल्प चल रहे होते, जो सामाजिक तौर पर सही नहीं होते, उनके टूटने की भी यहाँ बात करती है कि बांसुरी की धुन जो है एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देखी जा सकती है, जो
जितने भी पुराने नियमों जड़ों को तोड़ने का दूसरा पद भी समझ के होंगे। तीसरे पद में चलते हैं, ठीक है। तीसरे पद में एकात्मक भाव के बारे में बताया जाता है, ठीक है। व्याख्या है, अंतिम पद में कवि द्वैत यानी भेदभाव के मिटने की बात करते हैं। बंसी की धुन का जादू ऐसा है कि जबकि अब केवल कवि का मन ही नहीं बल्कि शरीर तन भी झूमने लगा है। यहाँ मेरा तन यानी श्रोता और तेरा तन बजाने वाला मांझी के बीच की दूरी खत्म हो गई है। दोनों की लय एक हो गई है और वे मिलकर एक बन यानी एक जंगल या एक समूह की तरह झूम रहे हैं। निष्कर्ष यह कविता की चरम अवस्था है जहाँ कला यानी बंसी व्यक्ति की समस्त समाज प्रकृति से जोड़ देती है। यहाँ पर अंततः ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी भेदभाव के मिटने की बात करते हैं सबसे पहले, और देन दूसरा बताते हैं कि हमारा जब भी हम लोग गाना सुनते हैं, कोई भी धुन सुनते हैं, तो हमारा मन झूमता ही झूमता है। जब उस धुन का प्रभाव हमारे मन से ऊपर चला जाता है तब हमारा तन झूमने लगता है। यहाँ पर जो बजाने वाला उसका मन और जो सुन रहा है उसका मन एकाग्र हो जाता है, दोनों एक हो जाता है, तो हमारा तन भी झूमने लगता है। कभी कभी हम लोग देखते होंगे, हम लोग कॉन्सर्ट में जाते हैं, वहां पर जो सिंगर होते हैं वो गा रहे होते हैं, वो खुद भी डांस कर रहे होते हैं। हमारा मन उनके गाना, उनके सॉन्ग को सुनने के बाद एंड उनके डांस को देने के हमारा मन उनके नृत्य एवं गाना को सुनने के बाद एकाग्र हो जाता है, एक जगह हो जाता है। और जब हम लोग उनकी भावना यानी जो गा रहा है, जिस भावना जिस फीलिंग के साथ कर रहा है, जिस वाइब के साथ गा रहा है, वो अगर मैच करते हैं हमारे खुद के मन से, और जब वो कंबाइन हो जाता है तो हम भी थिरकने लग जाते हैं, हम भी डांस करने लग जाते हैं, एकदम सारी झिझक भूल करके बहुत ही अच्छे तरीके से एक बन होकर के, यानी एक जंगल या एक परिवेश कह सकते हैं, एक समूह होकर के झूमने लगते हैं। और अंततः यह कला यानी बंसी की व्यक्ति को सामाजिक प्रकृति से जोड़ती है। मीन्स ऐसी कला जो सारे समाज को एकजुट करती है। हम देख सकते हैं कि आज के जनरेशन में धीरे धीरे हमारी जो पुरानी सभ्यता है, पुरानी कलाएं हैं, वो बिखरती जा रही हैं। बट जब हम उन्हें एकजुट करते हैं, जैसे अंगिका हो गया, बिहार की अंगिका भाषा हो गई, या अंगिका डांस हो गया जिसमें झिझिया होता है, तो ये सब डांस जो नृत्य है जब प्रस्तुत किया जाता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो वो डांस देख करके अधिक से अधिक समूह लोग के व्यक्ति लोग एक दूसरे से जुट रहे कि ये हमारा पारंपरिक नृत्य है। हालांकि इनके बारे में कुछ लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन ये हमारा एक पारंपरिक नृत्य है और उस नृत्य को हम लोग एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो नृत्य बजता है तो हमारे से अपर लेवल के एज के यानी 40-50 या किसी भी एज के इंसान जो वो नृत्य देखे होते हैं अपने बचपन में या अपने घरों में, तो वो देखने के बाद और जब यहाँ बच्चों को करते हुए देखते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। वो उनकी सभ्यता, पारंपरिक सभ्यता जो चलती आ रही थी, वो देख रहे थे कि नाउ हम लोग सामाजिक तौर पर एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, और जो दूरियां रहती हैं वो जनरेशन के अकॉर्डिंग वो कम लगने लगती है। यानी कि कला एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है एक सामाजिक तौर पर। लोग होपफुली वो वीडियो में समझ गए होंगे कविता का अर्थ। आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। अनुभाग 1 में आपका कवि परिचय से 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे एंड अनुभाग 2 में आपका कविता से रिलेटेड 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। चलिए पढ़ते हैं अब। पहला सवाल है, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? तो आपका केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म स्थान कहाँ है? केदारनाथ अग्रवाल का जन्म स्थान बांधा उत्तर प्रदेश के कमासीन गांव में है। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताया है कि ये प्रगतिवाद धारा के कवि माने जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे? याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील थे। केदारनाथ अग्रवाल को किस नदी का कवि कहा जाता है? इन्हें केन नदी का कवि कहा जाता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब नेक्स्ट है, युग की गंगा किसका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल का, ये भी बताया मैंने। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अपूर्वा कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो इन्हें केदारनाथ अग्रवाल को मिला था। फूल नहीं रंग बोलते हैं संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1965। याद रखिएगा, केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में मुख्य रूप से किसका चित्रण मिलता है? प्रकृति और आम आदमी का। मैंने बताया था ना कि उनकी जितनी भी रचनाएं उसमें हमें सामाजिक तौर पर रचनाएं मिलती हैं, कृतियां मिलती हैं प्रकृति के बारे में और सामाजिक तौर पर, यानी प्रकृति और आम आदमी का। चलिए नेक्स्ट, केदारनाथ अग्रवाल के पिता का नाम क्या था? याद रखिए, केदारनाथ अग्रवाल के पिता का नाम हनुमान दास था। प्रगतिशील लेखक संघ के साथ अग्रवाल जी का संबंध कैसा था? वे इसके प्रमुख स्तंभ थे। केदारनाथ अग्रवाल का निधन कब हुआ? 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में उनका निधन हुआ है। उन्हें किस राज्य सरकार द्वारा मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया गया था? मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा दिया गया था। आत्मगंध किस विद्या की रचना है? आत्मगंध किस विद्या की रचना है? निबंध या आलोचना? नेक्स्ट, केदारनाथ अग्रवाल की शैली में किसका प्रभाव अधिक है? लोक धुनों और लोक भाषा का। जमुन जल तुम किसकी काव्य कृति है? केदारनाथ अग्रवाल को हिंदी का विटमैन किसने कहा है? याद रखिएगा, आलोचकों द्वारा। इन्हें आलोचकों द्वारा हिंदी का विटमैन कहा गया है, याद रखिएगा।
उनके पहले काव्य संग्रह युग की गंगा का विषय क्या था? आजादी और शोषण के विरुद्ध स्वर। अग्रवाल जी किस शहर की जिला कचहरी में वकालत करते थे? बांधा। बताया था बांधा के थे, तो बांधा में ही करते होंगे। चलिए अब हम लोग अनुभाग 2 में यानी कविता से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले। मांझी न बजाओ बंसी कविता में मुख्य संबोधन किसके प्रति है? मांझी के प्रति। बंसी की आवाज सुनकर कवि का क्या डोलता है? मन। कवि ने अपने मन की तुलना किससे की है? जल के जहाज से। कविता में प्रण शब्द का क्या अर्थ है? संकल्प। बताया है। आप अगर पिछली वीडियो देखे होंगे तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आपसे आसानी से आपको इनके जवाब पता होंगे। कवि का मन किसकी तरह टूट रहा है? तृण यानी तिनके की तरह। तृण का निवास कहाँ बताया गया है? वन वन यानी वन में। बंसी की ध्वनि का कवि के तन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तन झूमता है। मेरा तन तेरा तन एक बन झूमता में बन किसका प्रतीक है? सामूहिकता और एकता का। यह कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? फूल नहीं रंग बोलते हैं। कविता की भाषा कैसी है? सहज लोक भाषा युक्त खड़ी बोली है। जल का जहाज जैसे पल पल डोलता में कौन सा अलंकार है? उपमा। इसमें उपमा अलंकार है। मांझी की बंसी किसका प्रतीक हो सकती है? कला और चेतना की पुकार का। कविता में तृण का टूटना क्या दर्शाता है? संकल्प का बिखरना। कविता के अंत में कवि और मांझी के बीच कैसा भाव दिखता है? अद्वैत या एकात्मक भाव। यह कविता किस प्रकार की शैली में है? गेय लोकगीत शैली में। बंसी की धुन का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकृति में हलचल मच जाती है। कवि मांझी को रोकने का प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि धुन उसे बेचैन और भावुक कर रही है। हालांकि इतने बड़े ऑब्जेक्टिव तो नहीं आएंगे, फिर भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि सब्जेक्टिव लिखने में भी आपको आसानी होगी अगर ये सब लाइन्स ध्यान में रहेंगे तो। कविता में डोलना शब्द किसका सूचक है? मानसिक अस्थिरता और भावुकता का। बन शब्द की पुनरावृत्ति से कौन सा अलंकार प्रकट होता है? पुनर्शक्ति प्रकाश। इस कविता का मुख्य रस कौन सा माना जाता है? श्रृंगार और शांत का सम्मिश्रण यानी रागात्मकता में है। फिर से अपलोड हो गया, लास्ट आपका सब्जेक्टिव है और ये यूनिट आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। पहला सवाल है केदारनाथ अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि है। इनका साहित्य जनता का साहित्य है। ये महलों के नहीं बल्कि खेतों खलिहानों और मजदूरों के कवि है। इनके काव्य में मार्क्सवादी चेतना और मानववाद का गहरा प्रभाव है। इन्होंने प्रकृति को केवल सजावट नहीं माना बल्कि उसे एक सजीव सत्ता के रूप में चित्रित किया, विशेष केन नदी को। निष्कर्ष इनकी रचनाएं शोषण के विरुद्ध विद्रोह और प्रेम की कोमलता का अनूठा संगम है। मैंने पॉइंट्स आंसर दिए ताकि आप इसमें लाइन ऐड अप करके एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख सके, क्योंकि आपको क्या मुझे भी मतलब आंसर्स याद नहीं हो पाते हैं। सो पॉइंट्स वाइज आंसर अगर याद रहता है तो उसमें हम 2 लाइन और अपना ऐड करके लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका मांझी न बजाओ बंसी का सारांश। इस कविता में कवि मांझी यानी नाव चलाने वाले से बंसी न बजाने का अनुरोध करते हैं। प्रथम पद का अर्थ है बंसी की धुन इतनी प्रभावशाली है कि कवि का स्थिर मन जल के जहाज की तरह डोलने लगा है। द्वितीय पद में बंसी की तान कवि के कठोर संकल्पों प्रण को तिनके की तरह तोड़ देती है। जैसे तिनका टूटने से वन की शांति भंग होती है, वैसे ही कवि के भीतर हलचल मच गई है। तृतीय पद अंत में बंसी का जादू श्रोता यानी कवि और वादक मांझी के बीच का भेद मिटा देता है। दोनों एक होकर एक बन झूमने लगते हैं। तीसरा सवाल है आपका मांझी न बजाओ बंसी कविता का उद्देश्य। पहला आपका है कला की शक्ति, यह दिखाना कि संगीत और कला मनुष्य के भीतर की जड़ता को खत्म कर सकता है। दूसरा है भावुकता का चित्रण, कला के प्रति मनुष्य की संवेदनशीलता को उजागर करना। तीसरा है एकात्मकता, इसका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि सच्ची कला व्यक्ति को स्व यानी खुद से ऊपर उठाकर समृष्टि यानी समाज प्रकृति से जोड़ देती है। चलिए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल आपका केदारनाथ अग्रवाल का रचनात्मक दृष्टिकोण। यथार्थवाद वे कल्पना लोक में नहीं उठते बल्कि जमीनी हकीकत यानी मिट्टी धूप पसीना की बात करते हैं। हम बताए थे जैसा कि एक्सप्लेनेशन में कि ये हमेशा सामाजिक तौर पर इनकी जितनी भी रचनाएं वो सामाजिक तौर पर और हमारी प्रकृति से रिलेटेड है। दूसरा सौंदर्य बोध, उनके लिए पसीने से लथपथ मजदूर का चेहरा सबसे सुंदर है। आशावाद, उनकी रचनाओं में निराशा नहीं बल्कि संघर्ष और जीत का अटूट विश्वास है। लोक संस्कृति, वे लोक धुनों और ग्रामीण शब्दावली को आधुनिक कविता का हिस्सा बनाते हैं। आप लोग को नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो आप मेरे पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं और उसमें अपना लाइन ऐड अप कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी समझ करके एंड अपनी पॉइंट्स भी बना सकते हैं। लेकिन नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि एग्जाम टाइम में आप अपने नोट्स को पढ़ करके एग्जाम दे सके। कहीं ना कहीं नोट्स हमारे बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम टाइम में, क्योंकि आप वीडियो देखने के लिए मे भी टाइम ना हो, और अगर आप लास्ट टाइम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो होपफुल कि आप इन वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको सारी बातें मेमोराइज हो जाए। केदारनाथ अग्रवाल की कविता संग्रह, मैंने कवि परिचय में भी इनके संग्रह का यानी इनकी रचनाओं का नाम लिया है। ऐसे फिर से मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आइन 7 नाम या फिर एटलीस्ट 4 से 5 नाम आप ध्यान में रखिए, ठीक है। प्रमुख नाम है युग की गंगा जो 1947 में लिखी गई है। दूसरा नीम के बादल, तीसरा फूल नहीं रंग बोलते हैं, चौथा अपूर्वा साहित्य अकादमी पुरस्कृत है, पांचवा है गुल मेहंदी, छठा है जमुन जल तुम, सातवां है आग का आईना। छठा क्वेश्चन है मांझी न बजाओ बंसी का केंद्रीय भाव। इस कविता का केंद्रीय भाव रागात्मक एकता है। संगीत की स्वर लहरी व्यक्ति के अहंकार और उसके पुराने कठोर नियमों को तोड़कर उसे प्रकृति के साथ लयबद्ध कर देती है। यहाँ बंसी एक ऐसी पुकार है जो मनुष्य को उसकी आंतरिक शांति से बाहर निकालकर जीवन के नृत्य यानी झूमने में शामिल कर देती है। तो ये थी यूनिट 1 के कुछ सवाल और उनके आंसर्स। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उन पर वीडियो बनाकर या फिर आपको प्रोवाइड करा सकूँ किसी भी तरीके से। होपफुल सारे पॉइंट्स कवर अप हो चुके होंगे। जो मुझे मेन सवाल लगा तो मैंने उन पर ये 6 मुझे इंपॉर्टेंट्स लगे, सो आप इनको पढ़िए।
अच्छे से और घर में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में हर चैप्टर से कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको वह जन मारे नहीं मरेगा के भी इसी तरह के नोट्स चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट करें। नीचे पार्ट 2 कमेंट कर सकते हैं या फिर आप यूनिट 2 कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। अपनी परीक्षा की तैयारी को जीत में बदलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्माइल।